नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ क्राउड। जब दर्द हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, तब हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो हमें चलना भी सिखाए और मुस्कुराना भी सिखाए। आज हमारे साथ है डॉक्टर सूर्या, जो फिजियोथेरेपिस्ट के जरिए लोगों को दर्द से ही नहीं बल्कि भरोसे से भी जोड़ते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। कैसे कैसे हैं आप सर? मैं बढ़िया, बिल्कुल। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ सर। हम अपने शो को शुरू करने से पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। सिंस चाइल्डहुड आपने कैसे क्या सेक्रीफाइस किया अपने घर में, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कोशिश किया है ना, मैं वो जानना चाहूंगी आपके बारे में। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सूर्य शंकर कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ एंड्यूरिंग रिहैब, ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ एंड्यूरिंग वेलफेयर फाउंडेशन। मैं बता दूं कि ये जर्नी जो है हमारी, ये सपने माँ के सपने थे। तो उन्होंने कुछ ऐसी चीजें हुई थी हमारे साथ आफ्टर बर्थ। मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी, तो माँ ने ऐसी स्टोरी जब मुझे याद आई, उस टाइम पे उन्होंने बताया करते थे। मीन्स कि जब हम समझना शुरू किए, तब उस समय पे हमें वो स्टोरी बताती थी कि मैंने आपको हॉस्पिटल गया और वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं थे। मीन्स की माँ ने बताया, तो वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, मेरी सिचुएशन क्रिटिकल थी। उन्होंने वेट किया तो फिर बारिश भी हो रही थी। अचानक वहीं पे मंदिर थी, वहाँ पे उन्होंने यही बोला कि मतलब ये बस अपने लैंग्वेज में उन्होंने बोला, क्योंकि हमारा जो भाषा है उसमें उन्होंने बोले कि वो मेरा मतलब बेटा, मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए और वो बड़ा होकर डॉक्टर बने, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी समस्याएं ना हो। तो इससे हमारी बार बार एक दो बार जब उन्होंने सुनाए, उसके बाद हमारे मन में ख्याल आया। फिर धीरे धीरे हमने इस पे वर्कआउट किया। फिर फर्दर मैंने स्टार्ट किया अपना जर्नी इसमें। देखते ही देखते अब शायद काफी आगे तक निकल गया। अभी काफी कुछ करना बाकी है। मेरी एक ही उम्मीद है, और हम एक ही चीजें हमेशा सोचते हैं कि बस जो भी चीजें हैं हेल्थ से रिलेटेड, जो भी अवेयरनेस हो, और जहाँ तक जो पेन से लोग सफर कर रहे हैं, उन चीजों को हम उन लोगों तक पहुंचाएं। हर किसी ग्रामीण लेवल तक हो या फिर स्लम एरिया तक हो। एजुकेटेड लोग तो पता होते हैं, उनको पता है अवेयरनेस के बारे में। सिटीज में लोगों को पता होता है, पर बात करते हैं विलेज एरिया का, या फिर आप ऐसे स्लम एरिया का जिसमें कि एजुकेशन नहीं है, उनमें कोई अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है। तो उसके लिए हम लोग अक्सर लगातार कोशिश करते आए हैं, करते रहे हैं कि हेल्थ कैंप के माध्यम से, अलग अलग इस तरीके के प्रोग्राम के माध्यम से, न्यूज कवरेज के माध्यम से, जैसा कि आपके चैनल है तो आपके माध्यम से भी यही चीजें जाएगी कि कैसे इन चीजों के बारे में अवेयर हो और कैसे जागरूक होकर उन अच्छा जा सके। जो आगे आने वाले जो समस्याएं हैं, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट पेन से कैसे मैनेज करें, इसके बारे में हम लोग बताते हैं। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि उन लोगों को भी जानकारी हो। बस हमारी जर्नी यही है, और धीरे आगे आगे बहुत कुछ करने की उम्मीद है, आस है, और लगातार मेहनत और लगन के साथ करते आए हैं। बस लोगों की दुआएं और अपनी मेहनत, जब तक दोनों साथ नहीं रहता तब तक कुछ नहीं कर सकते। आशा करते हैं कि सबका अब तक आशीर्वाद भी मिले और आगे भी ऐसा ही मिलेगा, और हमारी मेहनत भी इसी तरह दिन दुगना रात चौगुना की तरह मेरी मेहनत भी बढ़े। मैं गॉड से यही प्रे करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छी अपनी स्टोरी जो है बताई हमें। तो ठंड को देखते हुए इस बार का स्पेशल लोगों का जो हमारे व्यूअर्स है वो चाहते थे कि ठंड है और ठंड से स्पेशल हम आपसे कुछ सवाल जवाब करें, जी तो जी तैयार है जी, आप? बिल्कुल। तो हमारा पहला सवाल है, ठंड के मौसम में शरीर में अकड़न और दर्द क्यों बढ़ जाता है? जी, उसमें क्या होता है ना, जो ठंड की वजह से स्टिफनेस ज्यादा बढ़ता है, जिसमें कि आप उसको दूर करने के लिए आप बात करें तो हमेशा आप जब भी वर्कआउट करते हैं, थोड़ा वर्कआउट करें, मूवमेंट करें। इस तरीके से आप एक पोजीशन में ना रहें, ठीक है। इन चीजों को करते रहें तो धीरे धीरे जो ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में होगा, तो बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होंगे। तो जॉइंट स्टिफनेस कॉमन है ठंड की वजह से, उससे बचे, और जिससे कि आने वाले समस्या जो पेन आपका होता है उससे भी बचा जा सकता है, अगर आप मूवमेंट प्रॉपर करते रहते हैं तो। तो ठंड में कौन सी एक्सरसाइज सभी उम्र के लोगों के लिए सुरक्षित होती है? जिस एक्सरसाइज की बात करें तो
ठंड हो या गर्मी हो, जी। हर को एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप जनरल जो एक्सरसाइज है फिटनेस के लिए आप कर सकते हैं। एक छोटा-सा हम डेमो भी आपके ही चैनल के माध्यम से एक डेमो भी बता देंगे कि हाँ, नॉर्मल आप फिटनेस के लिए थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइजेज है वो कर सकते हैं। जॉइंट के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और इस तरीके से स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ये सब आप करें, जिससे कि आप पेन से निजात पा सकते हैं। जी। सुबह उठते समय शरीर अगर जकड़ा हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? जी, कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो जागते हैं, जी। तो जागने के बाद क्या करते हैं, सीधा उठ के या तो सबको का ये रहता है रूटीन में कि लाइक हमें फ्रेश होना है। तो जैसे ही नींद खुली, आप बेड से नीचे ना उतरें और बेड से उतर के सीधा आप वॉशरूम या सीधा फ्रेश होने के लिए या किचन ऐसे अपने कामों में ऐसा ना जाए। सबसे पहले आप नींद खुलती है तो अपने बॉडी को थोड़ा मूवमेंट करें, मतलब पैर हाथ चलाएं, जिससे थोड़ा पैर फ्री हो, आपकी जॉइंट्स फ्री हो, आपकी स्पाइन का जो रोटेशन एक्सरसाइज वगैरह आप ऊपर करें, जिससे कि आपका थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए, मसल्स का स्ट्रेचिंग हो जाए, अकड़न दूर हो जाए। तब आप अपने जो रेगुलर रूटीन है उसमें आप जाए, तो आपका काफी हद तक आपका पेन भी कम जाएगा, बॉडी भी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, एक अलग सा एनर्जी फील होती है ऐसे करने पे। घुटनों और कमर दर्द से बचने के लिए ठंड में क्या सावधानी रखनी चाहिए? जी, ज्यादा उम्र के लोग हैं, ऐसे तो जॉइंट पेन कॉमन है ठंड के वजह से होना, तो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको अगर जॉइंट पेन है तो उनको ठंड से बचना है। ठंड से बचना इन द सेंस की प्रॉपर ड्रेस मींस की जो भी स्वेटर और जो है इनर वो सब प्रॉपर पहने। साथ ही साथ उनमें जो एक्सरसाइजेज मैंने बताया उसके बाद आपको हॉट वाटर बैग या फिर आप इन चीजों का इस्तेमाल करें, हीटिंग पैड्स वगैरह जो आमतौर पे आज बहुत आसानी से मिल जाती है मार्केट में, तो वो सब चीजों का यूज करें, जिससे आपका पेन भी दूर रहेगा, साथ साथ मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। तो वो चीजें आप यूज कर सकते हैं। देखिए ठंड है तो ठंड में तो हम महिला हो, बुजुर्ग हो या सबके लिए बच्चे हो, कॉमन है। सबसे रिलेटेड मुझे आज प्रश्न करने के लिए बोला गया है, दर्शकों ने कहा है, तो मैं बच्चों के लिए भी पूछना चाहूंगी कुछ। बच्चों में ठंड के कारण गर्दन या पीठ दर्द क्यों होने लगता है? जी, सिर्फ दर्द जो है गर्दन में या पीठ में बच्चों को ठंड के वजह से नहीं होता है। ठंड के वजह से ये कह सकते हैं कि बॉडी को थोड़ा इमोबिलाइज ज्यादा हो जाता है, लाइक कि आप रेस्ट में ज्यादा चले जाते हैं। कि गर्दन और बैक नेक पेन की, तो गर्दन और नेक पेन उनकी रूटीन गड़बड़ होने की वजह से, जैसे रूटीन में ये एक्सरसाइज भी आती है और इन सब चीजों को प्लस आपका डाइट कैसी है, लाइफ स्टाइल कैसी है, आप बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, उन चीजों के वजह से पेन आ रहा है। और जैसे ये बोल सकते हैं उसका पुअर पॉस्चर, और उसके बाद आपका स्ट्रेंथ जो है मसल्स का वो कम रहता है, उसके वजह से ये होती है। ठंड में कितनी देर बैठना या लेटना नुकसानदायक हो सकता है? ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बस आप बताया ना कि वो एक टाइम टू टाइम मूवमेंट करते रहना चाहिए और उसके बाद आपका फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्मल रहेगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी जब रहेगी तो आपका सब कुछ फ्री रहेगा, फिर आपको पेन काफी हद तक कम जाएंगे। बुजुर्गों को ठंड में चलने फिरने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए? जी, अगर उनकी जॉइंट्स पेन पहले से भी है और या फिर अभी हुए हैं, तो उनको मैंने जैसा बताया कि प्रॉपर कपड़े या फिर आप जैसे नी कैप, ये इन सब चीजों का इस्तेमाल करें, ताकि वो थोड़ा एक बर्न रहे, ठीक है, जॉइंट्स, जिससे कि स्टिफनेस थोड़ा कम है, ठीक है, और मूवमेंट प्रॉपर करे। तो इन चीजों के बाद वो कर सकते हैं, मूवमेंट करेंगे तो दिक्कत नहीं है, काफी हद तक मसल्स में स्ट्रेंथ दे। कब दर्द को नजरअंदाज ना करके तुरंत फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए? ये कोई भी कंडीशंस हो, जब भी आपको मस्कुलर जॉइंट्स और ऐसे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कुछ भी दिखते हैं, तो आप सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, देन आप मेडिकेशन और अलग अलग चीजों के लिए जाए। उससे क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपका किसी बॉडी अलाइनमेंट की वजह से, गड़बड़ होने की वजह से या किसी मसल्स स्टिफनेस की वजह से पेन आते हैं, और आप पेन के लिए आप नॉर्मल सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज परफॉर्म करने के बाद आपको काफी हद तक रिलीफ मिल जाता है। तो फिर आप जब मेडिसिन लेते हैं तो हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उन साइड इफेक्ट से बचें, और फिजियोथेरेपी को जब करते हैं तो उसको सिर्फ प्रॉपर अंडर गाइडेंस करें,
और आपके लिए क्या सूटेबल है। कौन थेरेपिस्ट जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट के कांटेक्ट में करें, उनसे एडवाइस के लेकर उनके कंसल्ट में करें, तो वो ज्यादा बेहतर होता है कि हाँ कौन सा आपके लिए सूटेबल है, ताकि उससे आपकी फर्दर उसके बाद का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, जो कि गलत तरीके से करेंगे तो पेन पड़ जाना, ऐसे समस्याएं जो आते हैं, तो उन सब चीजें ना हो, उससे बचे। प्रेगनेंसी के बाद कमर दर्द से बचने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? क्योंकि जनरली प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं को बहुत ज़्यादा ये देखना पड़ता है कि मतलब उनके कमर में हमेशा दर्द रहता है। इनफैक्ट मैं खुद एक मदर हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि बैक पेन ऑलवेज़ मतलब लाइफ टाइम मुझे लगता है कि ये रहता ही रहता है। ऐसा क्यों और क्यों जी कौन-सा एक्सरसाइज़ होना चाहिए? जी, बात करें ये जैसे आपने बताया पोस्ट प्रेगनेंसी जी। या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुँ। या ये आफ्टर बर्थ, तो उसमें होता क्या है, मैंने कई चैनल के माध्यम से कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से ये चीजें पहुंचाने की कोशिश किया है हमेशा से। हमेशा क्या करें कि जब भी आप कंसीव करते हैं बेबी, उससे 6 मंथ पहले से आप अपने मसल्स को, अपने ऑर्गेन को स्ट्रांग बनाएं, मीन्स कि उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। लाइक जैसे यूट्रस है और अदर अदर जो भी है अब्डोमिनल मसल्स है, उन सब का स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। और या फिर बैक मसल्स है, तो आप जब एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं तो आपके मसल्स में एक पावर आती है, इंक्रीज करता है। लाइक जिम में जाते हैं तो आप देखते होंगे सिंपल सा एक दुबला पतला सा बंदा है और वो बहुत हैवी वेट लिफ्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो प्रैक्टिस में बार बार प्रैक्टिस किए हैं, वो अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाया उन्होंने, और उसके साथ क्या हो रहा है कि वो धीरे धीरे वो हैवी वेट भी लिफ्ट कर रहे हैं। पहले वो लाइट वेट से स्टार्ट करते हैं, हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं। तो होता क्या है प्रेगनेंसी के दौरान, जब कोई बेबी कंसीव किए तो डे बाय डे वो बढ़ता जाता है। एब्डोमेन का जो मतलब जो एब्डोमिनल रीजन है, उसका उसका प्रेशर, बेबी का प्रेशर, बेबी का ग्रोथ, उसका फ्लूइड, सबका अगर देखा जाए तो वेट एक आता है, जिसके वजह से कार्वेचर चेंज, स्पाइन का कार्वेचर चेंज हो जाता है। अब एब्डोमिनल शेप इस तरीके से जब आगे आता है फॉरवर्ड, तो आपका ये इस पे लॉर्डोटिक स्पाइन पे लॉर्डोसिस होता है, मतलब प्रेशर पड़ता है, तो जिसके वजह से उनका एक लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि 9 मंथ का ड्यूरेशन है और उसके बीच में बहुत सारे पॉस्चर का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि उसमें आप सुपाइन लेट नहीं सकते हैं, जब भी आपका साइड लेन लेटना है। फिर अगर बेबी की बात करते हैं तो जैसे ही बेबी बर्थ हुआ, उसके बाद क्या होता है कि जो मदर के साथ कनेक्ट थे, पेरेंट्स, फैमिली, सब लोग, तो आप अक्सर देखते होंगे जैसे ही डिलीवरी हुआ तो पूरे फैमिली सब लोग आते हैं, तो वो बस ये बोलते हैं बच्चा कैसा है, कहाँ है लल्ला, कहाँ है बाबू, कहाँ है, लेकिन कभी ये कोई नहीं बोले माँ कैसी है, चाहे वो सिजेरियन हो। और कई सारे ये भी मिथ है, आपने अक्सर सुना होगा कि स्पाइनल नीडल जो इंसर्ट करते हैं एनेस्थीसिया के लिए, तो उसके वजह से पेन हो रहा है, वो सब चीजें नहीं है। वो कोई माइनर किसी किसी कंडीशंस में हो सकते हैं, बट ऐसी कंडीशंस नहीं है। उसमें होता क्या है कि आपकी जो मसल्स पावर है वो आपका वीक है, जिसकी वजह से आपको पेन आ रहा है। प्लस आपकी जैसे कि आप जैसे आपने बताया, तो उसके बाद मैंने बताया कि आफ्टर बर्थ जब आप माँ की केयर कम गया, फिर बच्चे के वजह से उनके स्लीप प्रॉब्लम होने लगता है कि लाइक अगर दिन में तो अपने काम में बिजी हैं, रात की बात करें तो रात में बच्चा दिन भर सोया, रात में भी सोया, अचानक से उनका सुसु पोटी या समथिंग ऐसा कुछ भी चीजें होती है, या फीडिंग हुआ या थोड़ा भी रोया, तो अब बच्चे के केयर के लिए माँ अपना सारा चीजें छोड़ देती है, मतलब अपना केयर भूल जाती है। प्लस उसका प्रॉपर फीडिंग, आपने अक्सर सुना होगा बेबी फीडिंग में क्या पोजीशन होना चाहिए, क्या पॉस्चर होना चाहिए, तो उन चीजों का ध्यान वो ना रखते हुए, जिसकी वजह से उनका बैक में बैक मसल्स वीक हो जाते हैं। प्लस एब्डोमिनल मसल, अगर उसमें प्रेशर था और अचानक से प्रेशर चला गया, तो वो एक खाली खाली सा होगा, तो उसपे भी एक स्ट्रेंथ, तब तक आप स्ट्रेंथ नहीं देंगे। तो जैसे स्ट्रेच मार्क आप देखते होंगे, वो भी काफी हद तक अवॉइड किया जा सकता है एक्सरसाइज के माध्यम से। तो एंटीनेटल, पोस्टनेटल, प्रीनेटल सारे एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना चाहिए। और फिजियोथेरेपी, जैसे आप गायनी के कंसल्ट में पहले गायनी के लिए लोग अवेयर हैं, उस तरीके से आप फिजियोथेरेपी के बारे में भी अवेयर हो, पेल्विक एंटीनेटल, पोस्टनेटल, पेल्विक रिहैब, इन सब चीजों के भी बारे में जाने, वहां तक पहुंचे जिसमें कि दवा की कोई जरूरत न है। आप नॉर्मल सीख कर, जानकर और एडवाइस के थ्रू, अंडर एडवाइस आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठंड में महिलाएं रोज कौन सी हल्की सी एक्सरसाइज कर सकती? महिलाओं के पास, आप भी जानते हैं, आपके घर में महिलाएं होंगी,
टाइम नहीं मिलता है, तो उस समय वक्त निकाल कर वो कौन सी हल्की एक्सरसाइज ठंड में कर सकती हैं? जी, आप बात करें तो ओवरऑल जॉइंट्स की हर जॉइंट का मूवमेंट होनी चाहिए। दूसरी बात करें कि हर मसल्स का स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, स्ट्रेंथन होना चाहिए। तो आपका आइसोमेट्रिक चाहे वो लोअर लिम्ब हो, अपर लिम्ब हो, नेक का एक्सरसाइज हो, ये सब आप परफॉर्म कर सकते हैं खुद से। थोड़ी जो काफ स्ट्रेचिंग हो गया, हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेचिंग हो गया, ये सब आप कर सकते हैं, या फिर स्पाइन का रोटेशन हो गया, ये सब एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि उनका मतलब लाइफ स्टाइल में काफी चेंजेस आ सकता है। प्लस आपका बात करें तो ये आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे भी ध्यान देनी चाहिए, ब्रीथ भी उतना ही जरूरी है। घुटनों के दर्द में गर्म से कितनी देर करनी चाहिए? जनरली लोग क्या करते हैं, सॉरी, जनरली लोग क्या करते हैं कि जैसे गर्म, कोई तो गर्म पानी पूरे बॉईल कर लेते हैं और सेकने लगते हैं उसको, और कंटिन्यू जब तक पानी ठंड नहीं होता है ना तब तक सेकते रहते हैं। तो यही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक्चुअल टाइम क्या होना चाहिए? 10 to 50 मिनट आई थिंक इनफ होता है। और वो डिपेंड करता है, जैसे आपने कई सारे लोग ऐसा भी समझते हैं, जैसे अगर फिंगर में चोट लगी जी, तो वो क्या करते हैं ना, फिंगर ठीक है, पैर और अगर हिप की बात करें तो उसको पानी में डुबाएंगे नहीं, पर अगर एंकल में ही पेन हुआ तो वो अक्सर कई लोग क्या करते हैं ना, पानी गर्म किए, उनको ऐसा लगा ज्यादा गर्म रहेगा तो जल्दी से मेरा पेन रिलीफ होगा, पैर को उसमें डाल देते हैं पानी में। उससे क्या होता है, स्किन बर्न होता है, प्लस और भी अलग अलग चीजें होती है, जिससे कि वो वैसे नहीं करना चाहिए, जितना आप सह सकते हैं उतना ही ले। और जैसे ज्यादा अगर आप ये हीटिंग पैड या समथिंग लेते हैं, तो अगर आपको ज्यादा हीट लग रहा है तो उसका लेयर को बढ़ाएं, और एक बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं, थोड़ा लाइट टेम्परेचर, ताकि डीप तक उसका हीट जाए, ठीक है, और उसको 10 to 15 मिनट ले, ये आपके लिए हेल्पफुल और लाभकारी होगा। बुजुर्गों के लिए एक ऐसी आदत जो दर्द को कम कर सकती है? जी, दर्द की बात करें तो अगर नी पेन की बात करें तो नी पेन कॉमन होता है बुजुर्गों में, बैक पेन कॉमन होता है। तो एक तो है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या फिर स्पेशली महिलाओं में मैंने जो फेस किया है, कि जब अगर उनको एक एज आने के बाद उनके घुटने में जो स्पेस कम जाता है, तो उसके बाद जो पेन स्टार्ट होते हैं, उनको अगर हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप कमोड यूज करें, इंडियन टॉयलेट यूज ना करें, जिससे कि ओवर बैंड होता है नी पे, जिसकी वजह से पेन इंक्रीज करता है, तो उन चीजों को अवॉइड वो लोग ना करते हैं। तो हम ये सलाह देते हैं कि अगर आप इसको यूज करें, या कमोड चेयर भी आजकल आने लगे हैं, तो आप उसका यूज करें, ओवर बैंड ना करें। पूजा के दौरान भी लोग अक्सर बैठा करते हैं, हर लोग तो लंबे टाइम के लिए, तो यंग एज में तो प्रॉब्लम नहीं आता है, पर एक एज के बाद जो समस्याएं आने लगते हैं, उस समय पे अवॉइड करें कि ओवर बैंड ना हो नी का। या लाइट अगर हमको किसी चीज को लेना है, बैक पेन भी है, तो हम झुक के लेंगे, घुटने से थोड़ा झुकेंगे, उसके बाद कमर से डाउन जाएंगे, ना कि वो डायरेक्ट ऊपर से नीचे झुक के आगे से सामान उठा लेंगे। या फिर बात करें अगर दादी माँ है और बच्चे हैं, उनके पोते हैं, पोतियां हैं, या फिर जो भी है बच्चे, नानी है तो उनके बच्चे हैं, तो उन लोगों को जब आप गोद में उठाते हैं, तो वो कोशिश करें कि छोटे बच्चे अगर नीचे हैं तो उसको लाइट डाउन होकर उसके बाद उठाएं, तब आप धीरे धीरे उठें। बच्चों में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? जी, बच्चों में फिजियोथेरेपी का रोल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होते हैं, ऑर्थोपेडिक कंडीशन होते हैं, जॉइंट कंडीशन होते हैं, जिसमें कि फिजियोथेरेपी का रोल होता है। जैसे किसी का पैर का टेढ़ा हो जाना, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में आपका सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, इन सब सारी समस्याएं अगर होता है, और पाल्सी, तो इन सब में फिजियोथेरेपी का रोल होता है। इसमें ऑक्यूपेशनल का भी रोल होता है। कई बार ये आपका कोई मसल टाइट है तो उसको रिलीज करके बहुत सारे स्पास्टिसिटी जो चाइल्ड होते हैं, या फिर आपका फ्लैसिड रहता है, तो दोनों में अपर मोटर न्यूरॉन रीजन का कंडीशन रहेगा तो वो स्पास्टिक होंगे, लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन का कंडीशन होगा वो ये आपका वो फ्लैसिड रहेंगे, जो दिखने को मिलेगा, मसल टोन, बेसिकली टोन की बात कर रहे हैं तो। और ऐसे में जैसे आपका हिप का ये हिप में भी कई सारे बच्चों में क्या होता है, हिप पैर का साइज छोटा होना, तो कंजेनिटल हिप डिस्लोकेशन का कंडीशन होता है, उसमें भी आपको प्रॉपर पोस्चर देकर, प्रॉपर पोजिशनिंग करके उसको दे सकते हैं। या फिर आपका डिलेड माइलस्टोन है बच्चों में, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, वो जितने एज हैं उस एज ग्रुप में वो पलटना नहीं जान रहे हैं, क्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर थोड़ा और बड़े हुए तो वो बैठ नहीं पा रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं,
समय पे चल नहीं पा रहे, तो उनके समय एज ग्रुप में जो चीजें होना चाहिए वो चीजें नहीं हो रहा है। ऐसे कंडीशन में आप फिजियोथेरेपिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट दोनों के कंसल्ट में जाएं और उसके साथ आप कंटिन्यू थेरेपी लें। काफी आपका फास्ट रिकवरी होगा, इम्प्रूवमेंट काफी फास्ट होगा और वो रिजल्ट भी आपको मिलेगा। और ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि बच्चों को देखकर, नहीं, कई सारे दादी माँ और नानी माँ को ऐसा रहता है कि नहीं, अरे अभी बच्चा छोटा है तो अभी नहीं करते हैं, एक थोड़ा टाइम देते हैं, इस टाइम ड्यूरेशन के बाद इसमें ये चीजें आ जाएंगी। पर ऐसा नहीं होता है, वो एक डिलेड माइलस्टोन कंडीशन है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जिसमें कि आपका सब कुछ डिले हो जाता है। तो उसको फास्ट करने के लिए, उसको एक्टिव में लाने के लिए हम लोग करवाते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से, जो कि इजी तरीके से वो अपने लाइफ स्टाइल में आ जाते हैं। तो और चीजें बता रहे हैं कि अभी ठंड के टाइम पे स्ट्रोक बहुत कॉमन है। स्ट्रोक मीन्स लकवा। तो लकवा से कैसे बचे, इससे बचने का आसान तरीका जो है कि आप काफी हद तक बहुत सारी चीजें हैं, जिससे एक उपाय तो नहीं है, अलग अलग उपाय हैं। उसके सिम्टम्स क्या हैं, कब आप समझेंगे कि ऐसा स्ट्रोक का कंडीशन हो गया, मतलब लाइक किसी को स्ट्रोक हो गया है, उन चीजों के बारे में हम बता रहे हैं। जैसे कि अब ठंड का टाइम पे आप सबसे पहले स्नान जो करते हैं, तो स्नान के दौरान क्या करेंगे कि आप पैर से पानी डालना स्टार्ट करें। ना कि हम गए शावर के पास, अचानक से चिल्ड सा वाटर है, टैप ऑन किए और अचानक से हम सर से पानी डालना स्टार्ट कर दिए, या फिर बकेट में डाले और जग से स्टार्ट कर दिए डालना सर पे। ये चीजें ना करें। दूसरा यह है कि जब भी अगर सो के उठते हैं या घर से अचानक से निकलते हैं या हीटर ब्लोअर एसी से निकलते हैं, तो उस दौरान क्या करें कि अपने टेम्परेचर को पहले मेंटेन करें। उसके बाद आप पूरा फुल कवर हो लें, तब निकले। बाइक राइड करने टाइम में भी बहुत हवा लगते हैं, कान नाक को मुंह को थोड़ा ढक के रखें, जिससे कि ठंडी हवा ना जाए, जिससे भी स्ट्रोक होने का ये भी कारण है। दूसरा ये है कि आप हाई ब्लड प्रेशर और बीपी जैसे समस्याएं जिनको है, वो डॉक्टर के अंडरटेकन में ही रहे। जब तक वो दवा बंद ना करने बोला जाए, तब तक दवा वो ना बंद कर ले, चाहे वो शुगर की मेडिसिन हो या आपका ये बीपी का मेडिसिन हो। तो इन चीजों को ध्यान में रखें। और इसके बाद आपको बता रहे हैं कि कब समझे कि किसी को स्ट्रोक हुआ है। जैसे अगर किन्हीं को कोई बता रहे हैं कि उनका हाथ का पावर नहीं लग रहा है, तो हाथ काम नहीं कर रहा है, लग रहा है उनको वीकनेस हो रहा है, इसमें फेशियल पाल्सी भी आता है, बेल्स पाल्सी भी आता है। तो उसमें क्या होता है कि वो अचानक से बोलते हैं, जैसे अगर बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी में उनका मुंह से अगर वो कुल्ला कर रहे हैं तो पानी बगल में ही गिर जा रहा है, एक साइड वो माउथ ओपन हो जा रहा है, प्लस आपका मुंह को कंट्रोल कर रहा है, एयर को इस तरह होल्ड करना चाहे तो नहीं हो रहा है, आई को बंद करना चाह रहे हैं तो प्रॉपर दोनों आई में डिफरेंट लगता है, या एक हैवीनेस फील होता है, स्वेलिंग भी कई बार दिखने को मिलता है। तो ऐसे अगर कुछ भी सिम्टम्स लग रहे हैं, मतलब जो वॉइस है, वॉइस में स्लरिंग स्पीच होगा, लाइक बोल रहे हैं तो उनका स्लर होगा, लाइक तुतलाना या समथिंग ऐसा लड़खड़ाना जैसा आवाज आएगा, उससे भी आप समझ सकते हैं। और स्ट्रोक में क्या होता है कि आप वो बताएंगे हाथ पैर में या एक साइड में नहीं वर्क कर रहा है, या जैसे जिस टाइप का वो हुआ उस तरीके से वो बताएंगे मेरा वीकनेस हो रहा है, मेरे आवाज जा रहे हैं, या फिर आवाज का जब भी कुछ बोल रहे हैं लड़खड़ा रहा है, अपने बारे में नहीं बता पा रहे हैं, वोमिटिंग या समथिंग ऐसा कुछ भी होता है, तो आप इमीडिएट डॉक्टर्स के, न्यूरोलॉजिस्ट के कंसल्ट में जाएं। उसके बाद वो फर्दर जो आपका असेसमेंट करेंगे, उनमें जो टेस्ट होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको करेंगे। क्योंकि स्ट्रोक के लिए गोल्डन पीरियड होता है, अर्ली पीरियड जो होता है, उसमें आप अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं तो आप लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, पोस्ट स्ट्रोक भी। और नहीं तो आप काफी समस्या से जूझना पड़ता है, फिर रिकवरी स्लो हो जाती है। तो अर्ली स्टेज में अगर करेंगे तो काफी बेहतर है, लेट करेंगे तो फिर शायद हाथ से निकल सकते हैं। जी, सही बात है। तो आज की ये जो बातचीत थी हम सभी के लिए एक सीख है और हमारे व्यूअर्स समझ गए होंगे। हमारे व्यूअर्स के कहने पर मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर से मिलने आई, उनसे बातचीत की। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वॉइस ऑफ ग्राउंड में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।